Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the rapid revision series of Pre-Charge Art and Culture. This is Pre-Charge Part 2 and 10th video in this series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट टॉपिक है संगीत कलानिधि अवार्ड 2019. तो जो संगीत कलानिधि अवार्ड है 2019 का वो मिला है नोटेड कर्नाटिक वोकलिस्ट सौम्या को. ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है कर्नाटिक म्यूज़िक के एक्सपर्ट को और ये दिया जाता है बाय मद्रास म्यूज़िक एकेडमी विच इज़ इन तमिलनाडु एंड इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन कर्नाटिक म्यूज़िक. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसके 2 फॉर्म्स हैं, एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा है कर्नाटिक म्यूज़िक. तो जो ये दोनों फॉर्म ऑफ म्यूज़िक हैं इनका जो इवोल्यूशन था वो उसका सोर्स सेम है, यानी ये इंडियन वेदास से इनका इवोल्यूशन हुआ है. दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम ध्रुपद वेद विच इज़ अ पार्ट ऑफ सामवेद. सामवेद एक वेद है म्यूज़िक का, ठीक है. तो उनसे इसका इवोल्यूशन हुआ था इन दो म्यूज़िक का. तो 12th सेंचुरी एडी में क्या होता है, ये दोनों म्यूज़िक सेपरेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो कर्नाटिक था उसमें जो ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस रहता है, इंडिजिनस इन्फ्लुएंस वो रहता है और ये प्रोपोगेट होता है साउथ इंडिया में. ओके. और जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है क्योंकि उसमें पर्शियन, तब तक पर्शियन इन्वेडर्स इंडिया में आ जाते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इन्फ्लुएंस आ जाता है पर्शियन और इस्लामिक. ओके. और ये नॉर्थ इंडिया में प्रोपोगेट होता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक. जो ये कर्नाटिक म्यूज़िक है ये डेवलप हुआ इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. पुरंदर दास हैं तो ही इज़ अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ सेंट, ही वॉज अ फिलोसोफर एंड अ नोटेड वैष्णव कंपोजर. तो इनने कंट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक. ओके. एंड जो ये दोनों म्यूज़िक हैं लाइक हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कर्नाटिक म्यूज़िक ये मैंशनड है इन द एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारत. ये जो कर्नाटिक म्यूज़िक है इसके 2 सिग्निफिकेंट फॉर्म्स हैं जिनको बोलते हैं वर्णम और कृति. जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में हम कर्नाटिक म्यूज़िक देखते हैं तो वो 18th सेंचुरी में इसका इवोल्यूशन हुआ था और उस टाइम पे हमने 3 जो फेमस कंट्रीब्यूटर्स थे म्यूज़िक के हम कह सकते हैं तो वो थे त्यागराज, समशास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितार. तो इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन द डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक इन 18th सेंचुरी. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्टिफिकेट टू जयपुर. तो जयपुर सिटी जो पिंक सिटी बोलते हैं इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान. तो उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्टिफिकेट दिया है, रिसेंटली 2019 में दिया था. इसके साथ ही जैसे ही जयपुर को स्टेटस मिलता है इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नंबर 38 हो जाता है. ठीक है. तो इंडिया में नेचुरल हेरिटेज साइट्स 30 हैं और कल्चरल हेरिटेज साइट 7 है और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है. ओके. तो जयपुर को फाउंड किया था 1727 एडी में बाय सवाई जयसिंह सेकंड एंड ही वॉज अ कछवाहा रूलर ऑफ आम्बेर. तो जयपुर की खास बात क्या है कि जो इसकी अर्बन प्लानिंग है ये बेस्ड है ऑन ग्रिड प्लान आर्किटेक्चर, यानी जो इसका आर्किटेक्चर है वो परफेक्ट ग्रिड फॉर्म में है जो इंटरसेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर पैटर्न. ये जो आर्किटेक्चर था तो ये इवॉल्व हुआ है, इसमें आइडियाज़ इन्वॉल्व हैं एंशिएंट हिंदू कल्चर के, मुगल कल्चर के एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर के. तो तीनों का कल्मिनेशन हमें सिटी प्लानिंग में दिखता है जयपुर के. ओके. और यहाँ की खास बात ये है कि जो इसके एंशिएंट जो बिल्डिंग्स हैं उसमें पिंक कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो इसीलिए इसे पिंक सिटी भी बोलते हैं. तो ये राजस्थान का मैप है और ये है जयपुर की लोकेशन. राइट. तो जो आइकनिक मॉन्यूमेंट्स हैं जयपुर में वो हैं, ये है आमेर फोर्ट, ये है हवा महल और वैसे ही और है गोविंद देव टेम्पल है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है. तो जयपुर जैसे इसको ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिलता है तो ये इंडिया की 2nd वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन जाती है आफ्टर अहमदाबाद के बाद. ओके. नाउ प्लेसेस इन न्यूज़. प्लान टू रीस्टोर सन टेम्पल कोणार्क. तो सन टेम्पल कोणार्क एक 800 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है जो कि है इन कोणार्क उड़ीसा. इसका बैकग्राउंड क्या था कि ये टेम्पल आपको देख सकते हैं राइट साइड में, तो ये मोस्टली अब र्यून्स रह गए हैं इस टेम्पल के. 1903 में ब्रिटिशर्स ने टेम्पररी अरेंजमेंट किया था कि इनने टेम्पल का मेजर पोर्शन को सील कर दिया था और इसे सैंड से फिल कर दिया था. तो अभी जो स्टेट है, स्टेट का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो ऐसे एफर्ट्स कर रही है इसे रीस्टोर करने के लिए. तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं टेम्पल के बारे में. ये 13th सेंचुरी टेम्पल है, लोकेटेड है इन द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा. दिस इज़ द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा. ये कोणार्क की लोकेशन है यहाँ पे. टेम्पल डेवलप किया था, बिल्ड किया था बाय किंग नरसिंह देव फर्स्ट. ही वॉज ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन 1250 AD. ओके. तो ये कोणार्क जो सिटी है और ये पुरी है और ये भुवनेश्वर विच इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ये तीनों को बोलते हैं उड़ीसाज गोल्डन ट्राइंगल. ओके.
तो ये टेम्पल 13th सेंचुरी टेम्पल है एंड इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिंह देव फर्स्ट। जो ये टेम्पल है इट इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड सन, ठीक है, क्योंकि सूर्य टेम्पल है तो ये सन गॉड को डेडिकेटेड है। जो इसका आर्किटेक्चर है टेम्पल का वो है जो उड़ीसा का एक स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का, उसे बोलते हैं कलिंग आर्किटेक्चर। ओके, तो ये इस स्टाइल में बना हुआ है। इस टेम्पल को बोलते थे ब्लैक पगोडा। यूरोपियन सेलर्स होते थे वो बेसिकली इसको बोलते थे ब्लैक पगोडा। और जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में जो उड़ीसा का बहुत फेमस टेम्पल है, तो उसको वाइट पगोडा बोलते थे। उड़ीसा में एक और टेम्पल है जो फेमस है, उसका नाम है लिंगराज टेम्पल। न्यूज़ में था ये टेम्पल, तो वो टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इस टेम्पल की लोकेशन देख लेना आप। सन टेम्पल कोणार्क है, इट इज़ डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे हर साल चंद्रभाग मेला लगता है इस टेम्पल पे, और ये अभी ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर मैंशनड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक हड़प्पन साइट है लोकेटेड इन हरियाणा। तो अभी यूनियन बजट 2020 में अनाउंस हुआ था कि राखीगढ़ी के साथ और भी कुछ साइट्स हैं, 4 साइट्स। राखीगढ़ी प्लस दीज 4 साइट्स विल बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट्स इन इंडिया। तो आइए जानते हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो ये हड़प्पन साइट है जो कि लोकेटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, एंड इट इज़ लोकेटेड इन घग्गर हकरा रिवर प्लेन जो कि एक मानसून फेड रिवर है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कंटिनेंट। जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। तो ये यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हड़प्पा, दिस इज़ मोहनजोदारो, दिस इज़ राखीगढ़ी, दिस इज़ कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स की लोकेशन है, ठीक है। तो ये सारी साइट्स में से और भी जितनी साइट्स थी सबसे लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी है। ये जो साइट थी तो उसका इवोल्यूशन हुआ था 6000 BC से लेके 25000 BC तक। ओके, 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज फंड ने डिक्लेयर किया था राखीगढ़ी को एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये इसके आसपास जो ये साइट के माउंट्स थे तो वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे या फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स बना ले रहे थे, तो इसलिए साइट इंडेंजर्ड थी। ओके, तो जुलाई 2014 में क्या होता है कि यहाँ पे और सारे माउंट्स की डिस्कवरी हो जाती है, जिसके बाद ही ये लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट बन जाती है आफ्टर मोहनजोदारो। ओके, तो और क्या, और इसके अलावा और कौन सी साइट्स अनाउंस हुई थी? हस्तिनापुर साइट है, हस्तिनापुर लोकेटेड है इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो जो ये साइट है हस्तिनापुर, इट इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस टू बोथ जैन्स एंड हिंदूज़। महाभारत में भी इस साइट का रेफरेंस मिलता है। जो नेक्स्ट साइट है वो है शिवसागर एंड इट इज़ इन असम। तो जो शिवसागर है तो ये सिटी के सेंटर में शिवसागर लेक है जिससे इस साइट का नाम पड़ता है, और इसका जो ओल्ड नेम था वो रंगपुर था। तो ये कैपिटल थी अहोम किंगडम की, असम की किंगडम है फेमस अहोम किंगडम। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है वो है ढोलावीरा गुजरात। ये भी एक हड़प्पन साइट है। इस साइट की खास बात ये है कि इट इज़ लोकेटेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहीं से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर लोकेटेड है। और ये फेमस है मल्टीपल स्टेप वेल्स के लिए या फिर अपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। ओके, एक और साइट है आदिचनल्लूर, तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु, और ये भी एक एंशियंट साइट है जो कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और कुछ वेसल्स मिले हैं जिसके अंदर ह्यूमन स्केलेटन्स थे। तो ये भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट है। यहाँ पे डेवलप किया जाएगा इन साइट्स को एज आइकॉनिक साइट्स विथ नेशनल म्यूजियम्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़। तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है तबलीगी जमात। ये जो जमात है ये अभी कंट्रोवर्सी में आ गई थी अप्रैल 2020 के आसपास, कि जब हमने देखा था कि 4000 से ज़्यादा जमात के मेंबर्स गैदर हुए थे इन दिल्ली's मकरस निजामुद्दीन विच वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ तबलीगी जमात। ओके, तो तबलीगी जमात क्या है? ये एक सोसाइटी है जो कि स्प्रेड करती है इस्लामिक फेथ। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट, और इनका एम है कि ऑर्डिनरी मुस्लिम्स के पास जाएंगे और अपना फेथ, जो इस्लामिक फेथ है, उसको रिवाइव करेंगे। बेसिकली ये उनको बताते हैं इन द मैटर्स ऑफ रिचुअल्स, क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्या ड्रेस पहननी है और कैसे किस टाइप का पर्सनल बिहेवियर रखना है। जो ये कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है बेसिकली, तो इसका बेस इंडिया के अलावा और सी कंट्रीज़ में भी है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, US, ब्रिटेन। ओके, तो ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था? जो ये मूवमेंट था ये लॉन्च किया था इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मोहम्मद इलियास कांडवली इन मेवात विच इज़ इन हरियाणा। जो इनके रूट्स हैं इन देवबंदी वर्जन ऑफ हनाफी स्कूल। तो इस्लाम में 4 स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स ऑफ टीचिंग, तो उसमें एक हनाफी स्कूल होता है, तो उसका ये वर्जन है। ठीक है, तो तबलीगी जमात फॉलो करता है हनाफी स्कूल।
अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक आया सुन्नी इस्लामिक मूवमेंट। जो इस्लाम है बेसिकली उसके दो प्रोमिनेंट सेक्ट होते हैं, एक होता है सुन्नी मुस्लिम्स, एक होते हैं शिया मुस्लिम्स। सुन्नी मुस्लिम्स वर्ल्ड में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और जो शिया मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, यानी टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन की 10 से लेकर 20% तक मुस्लिम्स आर शिया मुस्लिम्स। और ईरान एक कंट्री है जहाँ पे शिया मुस्लिम्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो सेकेंड कंट्री है, सबसे पहले ईरान में शिया मुस्लिम्स हैं मेजॉरिटी में और सेकंड नंबर में इंडिया में। ओके, प्रिंसिपल्स क्या हैं तबलीगी जमात के? इट इज़ बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल्स। ये मेंस पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तभी भी जान लेते हैं। इसके प्रिंसिपल है कलीमा, सेकंड है सलात, इसका मतलब 5 टाइम्स प्रेयर करना। थर्ड है इल्म और ज़िक्र, इसका मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। फोर्थ है इकराम में मुस्लिम, इसका मतलब जो फेलो मुस्लिम्स हैं उनको ऑनर से ट्रीट करना। फिफ्थ है इखलास नियत, इसका मतलब प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशंस। एंड सिक्स्थ है दावत ओ तबलीग, इसका मतलब है रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ तबलीगी जमात क्या होता है कि इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं या जो मोस्क होते हैं तो ये ऑर्डर्स देते हैं वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरकू ट्राइब। दिस इज़ अ ट्राइब जो लोकेटेड है इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज़ दे रिजाइड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड अलोंग महाराष्ट्र। तो आप मैप में देख सकते हैं जो ये पोजीशंस मार्क्ड है, यहाँ पे ये ट्राइब्स रिसाइड करती हैं। बेसिकली जो कोरकू ट्राइब्स होते हैं जो मेंबर्स, वो दे आर कल्टिवेटर्स और वो बोलते हैं कोरकू लैंग्वेज। और कोरकू लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि इंडेंजर्ड है इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। ओके, वैसे हम देखते हैं कि हर ट्राइब का एक डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज होता है, तो इसीलिए इनका भी डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इनकी लोकेशन कहाँ है कोरकू ट्राइब की। नेक्स्ट टॉपिक है गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द वर्ल्ड और इंडिया के ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। इंडिया में सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं भील्स, उसके बाद है गोंड ट्राइब्स। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं जो ये डार्क ग्रीन एरिया है तो वही सेंट्रल इंडिया वाला एरिया आ जाता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला एरिया और झारखंड, जहाँ पे ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। और बाकी जितना आपको ये ग्रीन एरिया शेडेड दिख रहा है, तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ गोंड ट्राइब्स। ओके, सो गोंड ट्राइब्स आर नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये ट्राइब्स क्या है, हेट्रोजिनस ट्राइब्स हैं, यानी एक ट्राइब के अंदर ही बहुत सारी ट्राइब्स में ये डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो इनका जो कल्चर है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो नो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी अमंग गोंड्स। जो इनका स्टेबल फूड है वो होता है मिलेट्स। ओके, और जो इनका बिलीफ है तो वो है कि विलेज डिटीज़ को ये लोग वर्शिप करते हैं। और जो इनकी मेजर लैंग्वेज है दे स्पीक गोंडी लैंग्वेज विच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली एंड इट इज़ एन अनरिटन लैंग्वेज। ओके, तो इतना ध्यान रखना है कि गोंड ट्राइब्स इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेगा ट्राइब। बेगा ट्राइब आर मैंशनड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अभी PVTGs क्या होते हैं जानेंगे। ये रहते हैं सेंट्रल इंडिया में बेसिकली, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड यूपी। ये एक नोमैडिक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी स्लैश एंड बर्न भी करते हैं और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अच्छा, तो जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये इनको रिकॉग्नाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैटेगराइज कर रखा है एज PVTGs। लास्ट ईयर इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, UPSC प्रीलिम्स में। तो इंडिया में जो PVTGs हैं वो रिसाइड करती हैं इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या क्राइटेरिया होती है कि किसी भी टाइप को अगर हम PVTGs करेंगे डिस्क्राइब, इसका ये मतलब होता है, आप ऐसे समझिए जैसे कि जो जितनी सारी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा कम डेवलप्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो वो हो जाती है PVTGs। यानी ये होमोजीनस स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो इसीलिए होमोजीनस भी होगी, मीन्स सेम टाइप के कल्चर होंगे और ये फिजिकली आइसोलेटेड होगी। ठीक है, तो इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा होगा, फिजिकली आइसोलेटेड होंगी ये, यहाँ पे इनका रिटन लैंग्वेज नहीं होगा, सिंपल टेक्नोलॉजी होगी। और कहीं पे देखा गया है कि प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, जब एग्रीकल्चर जैसे स्टार्ट होता था तो जिस टाइप की प्रैक्टिसेस होती थी वैसी प्रैक्टिसेस ये लोग फॉलो करते हैं एंड दे आर रिलेटिवली मोर बैकवर्ड देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो इंडिया में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs होते हैं वो फाइंड होता है उड़ीसा स्टेट में। और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे इंडिया के मैक्सिमम ट्राइबल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जो इंडिया के जितने भी ट्राइब्स हैं उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स आर फाउंड इन उड़ीसा। नेक्स्ट टॉपिक है निहंग्स।
तो अब एक इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ निहंग्स ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, उनका हैंड चॉप कर दिया था। ओके, तो इसीलिए न्यूज़ में थे। तो निहंग क्या होता है? निहंग एक ऑर्डर होता है सिख वॉरियर्स के, और इनके जो करेक्टरिस्टिक ड्रेसेस होती है वो होती है ब्लू रोब्स पहनते हैं ये, और इनके पास शॉर्ट्स होती हैं, स्पीयर्स होती हैं। स्पीयर्स ये होता है, इसे हिंदी में भाला बोलते हैं, वुडन अरेंजमेंट विथ पॉइंटेड टिप्स, और डेकोरेटेड टर्बन्स, ये इनकी खासियत होती है, जिसमें स्टील के क्यूऑट्स होते हैं। ओके, सो ये एक वॉरियर क्लास होती है, बेसिकली सिख वॉरियर क्लास। और निहंग का जो मीनिंग होता है उसका दो मीनिंग है। पर्शियन में इसका मीनिंग होता है शॉर्ट, और संस्कृत का वर्ड से निशंक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है विदाउट फियर, वॉरियर्स विदाउट फियर। और ये कब हुआ था डेवलप, ये ऑर्डर कब फॉर्म हुआ था? ये ऑर्डर जब खालसा पंथ का फॉर्मेशन हुआ था। खालसा पंथ का फॉर्मेशन किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ही वॉज द 10th सिख गुरु। तो जब खालसा पंथ इन्होंने फॉर्म किया था, उसी के आसपास के टाइम पीरियड में 1699 के टाइम पीरियड में निहंग वॉरियर ग्रुप्स फॉर्म हुए थे। ओके, तो जो निहंग्स हैं वो अदर सिख वॉरियर्स से कैसे डिफरेंट होते हैं कि जो खालसा कोड होता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फॉर्म किया था कोड, तो ये इसका जो स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में जो फॉलो करते हैं वो लोग होते हैं निहंग्स। और ये किसी भी अर्थली मास्टर को डिवोट नहीं करते। कहने का मतलब इनका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और ये सिर्फ गॉड को फॉलो करते हैं। और ये इंस्टीड ऑफ सेफरन, ये ब्लू निशान साहिब, दैट इज़ द फ्लैग, उसे यूज़ करते हैं। ओके, तो उनका रोल क्या था सिख हिस्ट्री में? 1700 से लेके 1800 के आसपास की मतलब सिखों की किलिंग हो रही थी, और या फिर जो अफगान रूलर था अहमद शाह दुर्रानी, तो जब भी स्लॉदर हो रहा था सिखों का, तो उस टाइम जो सिख पंथ को डिफेंड करने के लिए इन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। तो ये टाइम था अप्रॉक्सीमेटली 1700 से लेके 1800 AD के आसपास। तो जो सिखों के अफेयर्स थे लाइक अकाल तख्त, तो इन्होंने इसको कंट्रोल किया था, मैनेज किया था। अकाल तख्त क्या है? दिस इज़ गोल्डन टेम्पल विच इज़ इन अमृतसर। जो ये वाली बिल्डिंग है सामने वाइट कलर की, सो दिस इज़ अकाल तख्त। ओके, इनिशियली ये एक प्लेटफॉर्म था जिसकी कुछ मीटर्स थी हाइट में। तो यहाँ पे जो 6th गुरु थे सिखों के, गुरु गोविंद राय जी, तो वो यहाँ पे एक कोर्ट लगाते थे और वो पेटिशंस लिसन करते थे पेटिशनर्स के। ओके, ये उन्होंने गार्ड किया था। और बाद में जब ये सिख एम्पायर फॉल हो गया था 1849 के बाद, तब ये इसको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हिमाचल पेस्टोरल कम्युनिटी इन लॉकडाउन। जो CM है हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने ऑर्डर किया था कि जो नोमैड्स होते हैं, गड्डी और गुज्जर्स, उनके हर्ड को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा और मेजर्स लिए जाएंगे फॉर देयर सेफ्टी। गडीज़ क्या होता है? गडीज़ बेसिकली ट्राइब्स होती हैं जो रहती हैं हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये मूवमेंट करते रहती हैं। नोमैड्स होते हैं ये खाना बदोश नेचर, दैट इज़ दे डोंट हैव अ परमानेंट प्लेस टू लिव एंड दे मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस विद देयर एनिमल्स के साथ मूव करते हैं। ओके, तो अभी लॉकडाउन चल रहा था तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो इसीलिए इनके लिए लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए थे। इनकी जो लैंग्वेज है वो है गड्डी, टकरी और हिंदी, और इनकी यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल्स होती है। ओके, तो बेसिकली दे आर हिंदू ट्राइब्स। और ये आपको इतना समझना है कि गड्डी ट्राइब्स मेनली रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये जम्मू एंड कश्मीर में भी फाउंड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गुज्जर्स। जो यहाँ पे गुज्जर्स थे, गड्डीज एंड गुज्जर्स। ओके, सो गुज्जर्स क्या होता है? ये एग्रीकल्चरल और पेस्टोरल कम्युनिटी होते हैं इंडिया के, और अलॉन्ग विथ इंडिया दे आर ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, तो ये इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, तो वाले स्टेट्स पे ये अब हमको मिलते हैं गुज्जर्स। इनका रिलीजन क्या होता है? ये हिंदुज़म भी फॉलो करते हैं, इस्लाम भी फॉलो करते हैं, सिखिज़म भी। तो ये जिस स्टेट में रहते हैं या फिर जिस टाइप की मेजॉरिटी रहती है उस टाइप के ये रिलीजन्स फॉलो करते हैं। हेट्रोजीनस ट्राइब होता है। ओके, और जो इनका ओरिजिन बोलते हैं कि जब हुनास का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, ठीक है, तब उस टाइम गुर्जरा ट्राइब नॉर्थ इंडिया में मूव कर रही थी अपना प्रोटेक्शन पाने के लिए। ओके, हुनास का इन्वेजन इंडिया में हुआ था इन द मिड ऑफ 6th सेंचुरी। ओके, दैट इज़ अराउंड 560 AD के आसपास। तो जो गुप्ता रूलर थे स्कंदगुप्त, तो उन्होंने टफ कंपटीशन दिया था हुनास को, और उन्हें हुनास को इंडिया से ड्राइव आउट कर दिया था। ओके, तो उसके बाद उनकी डेथ के बाद हुनास फिर से एंटर करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, और फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत सी नॉर्थ इंडियन सिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है निएंडरथल्स। निएंडरथल्स क्या होता है? दे आर आर्चिक ह्यूमंस हु बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 40,000 ईयर्स अगो। दे अपीयर्ड इन यूरोप में ये अपीयर हुए थे, और फिर ये एक्सपेंड किए एशिया में। ओके, तो ये साउथ वेस्ट एशिया में एक्सपेंड हुए, सेंट्रल एशिया में और नॉर्दर्न एशिया में ये एक्सपेंड हुए। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहले सोचा जाता था कि जो निएंडरथल्स है
वो एक केवमैन टाइप्स हैं और ये ब्रिटिश है, यानी जो उनका नॉलेज है, तो ये मींस इनका नॉलेज जैसे केवमैन होते हैं उतना ही नॉलेज है, इंटेलेक्चुअली ये लोग इवॉल्व नहीं है। बट अभी एक नई रिसर्च हुई, इनको नए एविडेंस मिले हैं जिसमें ये पाया गया है कि एक पोर्टुगाल की एक केव है, तो वहाँ पे एक्सकेवेशंस हुए थे, तो ये पता चला कि निएंडरथल्स जो सी फूड है जैसे मसल्स है, फ़िश है और अदर मैरीन लाइफ है, तो ये लोग उसको कंज्यूम करते थे, इन्वॉल्विंग सील्स, इन्वॉल्विंग शार्क्स, तो ये लोग उसको भी कंज्यूम करते थे। तो इस टाइप का बिहेवियर हमको मॉडर्न ह्यूमंस में दिखाई देने को मिलता है कि जो हंटिंग करके सी फूड को भी वो लोग कंज्यूम करते थे। तो इसका मतलब ये इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड थे, ओके। और अभी ऐसी थ्योरी बनी है कि हाँ, इनके पास सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस था और ये इंटेलेक्चुअली कैपेबल थे और ये एडवांस टूल बना सकते थे क्योंकि हंटिंग करते थे। और जो फर्स्ट केव पेंटिंग्स हैं शायद इन्होंने ही बनाई होंगी, ठीक है। तो ये 40,000 ईयर्स अगो एक्सटेंड हो गए, निएंडरथल्स अपीयर हुए थे यूरोप में। ये इनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट टॉपिक है होमो इरेक्टस, ठीक। तो लास्ट नोन सेटलमेंट ऑफ होमो इरेक्टस मिला है जो कि है नेडोंग ऑन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो होमो इरेक्टस थे तो वो डिसअपियर हो गए थे अराउंड 4 लाख ईयर्स अगो। जो होमो इरेक्टस है ये डायरेक्ट एंसिस्टर्स है मॉडर्न ह्यूमंस के, ओके। तो बट अभी एक नई स्टडी की गई है तो जहाँ पे ये लास्ट नोन सेटलमेंट मिला है, तो इससे ये पाया गया है कि ये अर्थ में 1 लाख ईयर के आसपास भी प्रेजेंट थे, ओके। तो उनके फॉसिल रिमेन्स मिले हैं। इनके जो फॉसिल रिमेन्स है यूरेशिया में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, डिस्पर्स्ड है। और फिर जो इनकी बॉडी साइजेस थी वो जो अभी मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये ह्यूमन लाइनेज है। दिस इज़ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दिस इज़ होमो हैबिलिस, दिस इज़ होमो इरेक्टस, हम इसकी बात कर रहे हैं। और दीज आर निएंडरथल्स, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी, दीज वर निएंडरथल्स। और उसके बाद आए होमो सैपियंस, ठीक है, ये है मॉडर्न ह्यूमंस। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। तो जो होमो इरेक्टस थे तो उसकी बॉडी साइज़ थी तो वो मॉडर्न ह्यूमंस के बराबर थी, ओके। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स थे होमो इरेक्टस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कंबाला। तो कंबाला एक बेफेलो रेस होती है जो कि कंडक्ट की जाती है इन कोस्टल कर्नाटका, ठीक है। तो ये रेस क्यों की जाती है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये एक थैंक्स गिविंग के लिए गॉड को, टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम डिजीजेस। तो इस रेस में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ बेफेलोज होता है कि जो वेट राइस फील्ड में जिसमें मड होता है बहुत सारा, तो वहाँ पे ये रेस करते हैं, ओके। तो फिर और ये रेस कौन स्पॉन्सर्स करते थे, तो ये लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड्स स्पॉन्सर करते थे इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। जो ये तुलुवा लैंडलॉर्ड्स है, दे आर एथनिक ग्रुप नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड दे स्पीक तुलु लैंग्वेज। जो कंबाला का सीज़न होता है स्टार्ट होता है नवंबर में टिल मार्च, ओके। इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है कि जो एनिमल राइट ग्रुप्स होते हैं, एक्टिविस्ट, वो ये बोलते हैं कि इस टाइप के कोई भी स्पोर्ट्स कराना, जैसे कंबाला है या फिर एक और स्पोर्ट है जल्लीकट्टू, जो एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, प्रैक्टिस किया जाता है तमिलनाडु में ऑन द ओकेजन ऑफ पोंगल। तो जो इस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं लाइक कंबाला एंड जल्लीकट्टू, तो वो एनिमल राइट्स को ये लोग इफेक्ट करते हैं एंड इट इज़ द वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। अननेसेसरी पेन देते हैं एनिमल्स के लिए। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन लगा दिया था जल्लीकट्टू में, और वैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी बैन लगा दिया था कंबाला पे। बट लेटर ऑन पब्लिक प्रेशर से ये बैन को रिमूव कर लिया गया। तो अभी फ़िलहाल कंबाला और जल्लीकट्टू दोनों पे बैन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है पद्मा अवार्ड्स 2020। पद्मा अवार्ड्स क्या होता है, सिविलियन अवार्ड्स होते हैं और ये अनाउंस किए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, दैट इज़ 26 जनवरी। These are conferred on by the President of India। ये इंस्टीट्यूट किए गए थे इन द ईयर 1954 और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण एंड थर्ड है पद्मश्री, ओके। तो कोई भी सिविलियन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं तो उनको जो सेकंड डिग्री ऑनर है आफ्टर भारत रत्न इंडिया का फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है, ओके। तो जो सेकंड डिग्री अवार्ड है दैट इज़ पद्म विभूषण, थर्ड डिग्री अवार्ड इज़ पद्म भूषण एंड फोर्थ डिग्री अवार्ड इज़ पद्मश्री, ओके। तो ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं इन अवार्ड्स की, तो ये की जाती है बाय पद्म अवार्ड्स कमेटी और ये कंस्टिट्यूट करते हैं पीएम हर साल। जो भी ये टाइटल होता है
पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये इसको टाइटल की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर इसको सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा सकते किसी भी अवॉर्डीज़ के नेम्स में। ओके, तो ये डिसिप्लिन जो होते हैं इसके, वो होते हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे जैसे स्पोर्ट्स, सिनेमा, तो ये सब इसके कैटेगरीज होते हैं। फिर अब बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। तो भारत रत्न क्या है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो ये भी इंस्टीट्यूट हुआ था 1954 में। तो ओरिजिनली जब ये इंस्टीट्यूट हुआ था तब ये लिमिटेड था इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर पब्लिक सर्विसेज। लेटर ऑन क्या हुआ था 2011 में कि इसे बना दिया गया था कि कोई भी फील्ड ह्यूमन इंडीवर के लिए, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं होगा, किसी भी फील्ड में इसे ये अवार्ड मिल सकता है। और जो भारत रत्न अवार्ड होता है सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही नहीं मिलता, ये नॉन सिटीजन्स को भी मिल सकता है। दैट इज़ सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलता है भारत रत्न अवार्ड। और ये मैंडेटरी नहीं है कि हर साल देना ही है। जो भारत रत्न के रिकमेंडेशन होते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद देते हैं प्रेसिडेंट को। और जो भारत रत्न में कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता, कोई कैश वैल्यू नहीं है इसकी। और इसका जो एनुअल अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स है इनका नंबर मैक्सिमम 3 होना चाहिए। और इंडिया के फर्स्ट रेसिपिएंट्स जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था वो थे सी राजगोपालाचारी, CV रमन एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आर्टिकल 18(1) के अंडर जो भारत रत्न है ये भी प्रेफिक्स या सफिक्स के रूप में इसे यूज़ नहीं हो सकता। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।